बहू की नींद में चलने की बीमारी। आरती की शादी सुंदर नगर के एक परिवार में हुई। वो अपने पति जगदीश और सास ससुर के साथ रहती थी। आरती को नींद में चलने की बीमारी थी। एक बार रात को जब सभी घर वाले सो रहे होते हैं, तब जगदीश की आंख खुलती है और वो देखता है कि आरती बिस्तर पर नहीं सो रही। अरे, ये आरती कहाँ चली गई? जगदीश आरती को ढूंढने कमरे के बाहर जाता है। पूरे घर में ढूंढता है पर आरती कहीं नहीं मिलती। जगदीश को उसकी चिंता हो जाती है। इतनी रात को कहाँ जा सकती है आरती? तभी उसके पीछे कोई चल रहा होता है। जगदीश पीछे मुड़ता है और एकदम से चौंक जाता है। वहां आरती खड़ी होती है। आरती, क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी हो? आरती जाकर सोफे के चक्कर लगाने लगती है। अरे, क्या हो गया है इसको? जगदीश भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। अरे सुनो तो, तुम सोफे के चक्कर क्यों काट रही हो आरती? आरती! आरती कुछ नहीं कहती। जगदीश को सोफे के चक्कर काटते हुए चक्कर आने लगते हैं। ओहो, मेरा तो सर ही घूम गया। अगले दिन सुबह ऑफिस जाते वक्त जगदीश आरती से रात के बारे में पूछता है। आरती, कल रात तुम्हें क्या हो गया था? क्यों जी, मुझे क्या हो गया था? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जी। अरे मतलब, कल रात क्या हुआ था? तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं आरती? नहीं तो क्या याद करना है, पहले वो तो बताइए। खुद भी लेट हो रहे हैं और मुझे भी बातों में उलझा कर रखा है। मैं जा रही हूँ रसोई करने, बहुत काम पड़े हैं। आरती रसोई में चली जाती है और जगदीश सोच में पड़ जाता है। अगली रात आरती की सास रसोई में पानी पीने के लिए जाती है और तभी किसी को चलता देख एकदम से डर के चिल्लाती है। आरती की सास देखती है कि आरती रात के 3 बजे खाना बना रही है, पर उसे बिल्कुल भी होश नहीं है। उसकी सास ये भी देखती है कि पूरी रसोई में सब कुछ फैल रखा है। अरे बहू, तू इतनी रात को खाना क्यों बना रही है? और ये रसोई इतनी गंदी क्यों कर रखी है? आरती कुछ नहीं बोलती और नींद में सब्जी काट रही होती है। उसकी सास उसे आवाज लगाती है पर वो सुनती ही नहीं। अरे सुना नहीं क्या तूने बहू? कौन सफाई करेगा इस रसोई की? आरती को कुछ भी सुनाई नहीं देता और वो सीधा खाना बनाते बनाते अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, रसोई इतनी गंदी छोड़कर ऐसे ही चली गई है तो। सास पूरी रसोई साफ करती है और इतने में सुबह हो जाती है। अरे मर गई रे, रसोई साफ करते करते घुटने भी दर्द कर गए। अरे माँ जी, आप रसोई क्यों साफ कर रही हैं? अरे ये सब तूने ही तो फैलाया था और अब साफ मुझे करना पड़ रहा है। मैंने फैलाया? पर मुझे तो कुछ भी याद नहीं है माँ जी। देख बहू, झूठ मत बोल, मैंने कल तुझे खुद देखा था। माँ जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आप ना मुझ पर ऐसे ही इल्जाम लगा रही हैं। आरती की सास की नजर आरती के पांव पर पड़ती है। उसके पांव काफी सूजे हुए होते हैं और उनमें काफी खरोंचें भी आई होती है। ये तेरे पैर इतने सूजे हुए क्यों है बहू? पता नहीं माँ जी, बड़ा दर्द भी हो रहा है इनमें। समझ नहीं आ रहा कि ये खरोंचें मुझे कैसे लग गई होगी। रात में आरती सो रही होती है। कुछ देर बाद आरती उठती है और नींद में चलने लगती है। वो पूरे घर में चल रही होती है। घर का सारा सामान उसने बिखेर दिया होता है। वो घर का दरवाज़ा भी खोल देती है और फिर छत पर चली जाती है। छत की बॉर्डर पर चल रही होती है और पत्थर से ठोकर खाकर वहीं गिर जाती है और सो जाती है। सुबह जगदीश आरती को आवाज़ दे रहा होता है पर वो मिल ही नहीं रही होती है। तभी उसकी सास आती है। क्या हुआ बेटा, कहाँ है बहू? पता नहीं माँ, मैं कब से आवाज़ दे रहा हूँ, लेकिन कहाँ चली गई समझ में नहीं आ रहा। सास की नज़र खुले दरवाजे पर पड़ती है और पूरे घर पर भी पड़ती है। ये घर की हालत ऐसी किसने करती? मुझे तो लगता है ये बहू का ही काम है। कल रसोई भी उसने ऐसी ही गंदी कर रखी थी। पर माँ, वो है कहाँ? उसका फोन भी कमरे में ही है। मुझे लगता है कि ये मंदिर गई होगी। आ जाएगी बेटा, तू चिंता मत कर। अरे देख तो घर कितना गंदा पड़ा है। चल सफाई में लग जा मेरे साथ। जगदीश और उसकी माँ पूरे घर की सफाई करते हैं और बहुत वक्त बीत जाता है पर आरती का अभी भी कुछ पता नहीं होता।
जगदीश भी मंदिर में आरती को ढूंढ कर आता है, पर वो वहां भी नहीं होती। क्या हुआ? बहू का कुछ पता चला? नहीं मम्मी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। एक काम करते हैं बेटा, पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ माँ, सही कह रही हैं आप, चलिए। तभी छत पर आरती की आंख खुलती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो वहां कैसे पहुंची। बहुत दर्द हो रहा है। मैं यहाँ कैसे आ गई? जगदीश और उसकी माँ पुलिस स्टेशन जा ही रहे होते हैं कि तभी आरतियाँ सीढ़ियों से उतर रही होती है। मर गई रे, कितना दर्द हो रहा है। जगदीश और उसकी माँ आरती को देखकर खुश हो जाते हैं। आरती, तुम छत पर क्या कर रही थी और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? मुझे नहीं पता जी, मैं कैसे छत पर पहुंच गई। आरती की सास याद करती है कि कैसे आरती को रसोई में जाने वाली बात भी याद नहीं थी। जगदीश बेटा, मुझे लगता है बहू को नींद में चलने वाली बीमारी हो गई है। हाँ माँ, तभी तो इसे सुबह को कुछ भी याद नहीं रहता। पर ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है, बहू को कुछ भी हो सकता है। तो फिर माँ, हमें पुलिस स्टेशन नहीं, डॉक्टर के पास चलना चाहिए। जगदीश आरती को डॉक्टर के पास ले जाता है और आरती की नींद में चलने वाली बीमारी का अब इलाज हो रहा होता है। एक बार की बात है, रमा की 2 बहुएं थी, रश्मि और इंदु। एक को वो अपनी पसंद से लेके आई थी और दूसरी उसके खुद के बेटे ने पसंद की थी, जिसका नाम इंदु था। इंदु को उसकी सास पसंद नहीं करती थी और दूसरी बहू रश्मि को बहुत पसंद करती थी। रश्मि, इधर तो आओ, देखो तुम्हारे लिए मैंने कंगन बनवाए हैं। अरे वाह मम्मी जी, दिखाओ। ये देखो, सोने के हैं। ये क्या मम्मी जी, इतने पतले से, ये भी कोई कंगन है? हमारे मायके में तो ऐसे कंगन नौकरानी भी नहीं पहनती। अरे तू चिंता क्यों करती है? अगली बार इससे भी महंगे कंगन बनवाऊंगी तेरे लिए। अभी के लिए तो रख ले बेटा। चलो ठीक है, आप कह रही हैं तो। मम्मी जी, मेरे लिए आप कुछ नहीं लाई? हाँ, ये लो। इंदु बहुत खुशी खुशी बॉक्स खोलती है तो देखती है कि एकदम सिंपल सी लाल रंग की चूड़ियाँ होती है। इंदु सब कुछ देख रही होती है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर इससे इंदु की सास को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो हमेशा उससे बुरा ही बर्ताव करती थी। इंदु, ये खाना कैसा बनाया है? क्या हुआ मम्मी जी? अरे इसमें तो नमक ही नहीं है। नमक आपको मना है ना मम्मी जी, आपका बीपी बढ़ा हुआ था इसलिए। इंदु, तू मुझे मत सिखा, समझी? जैसा खाना सबके लिए बनता है वैसा ही खाना मेरे लिए भी बनाया कर। सासू माँ की डांट खाकर इंदु अपने कमरे में आ जाती है और हम देखते हैं कि वो कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि उसके पास सुपर पावर है। चुटकी बजाती है और कमरा अपने आप साफ हो जाता है। पर घर के सारे काम वो अपने आप ही करती थी। सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना, ये सब उसने बहू बनने के लिए सीख लिया था। इंदु, एक काम तुम ठीक से नहीं करती। अरे मैंने तुमसे कहा था कि पीली साड़ी प्रेस करके रखना और तुमने लाल वाली कर दी। सॉरी मम्मी जी, घर में इतना सारा काम होता है, मुझसे गलती हो गई। कितना काम होता है सब दिखता है मुझे। तो फिर आपको ये क्यों नहीं दिखता कि रश्मि दीदी तो कोई भी काम नहीं करती? उससे तुम अपनी बराबरी मत करो, समझी? क्यों मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हैं? तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकती। उसे मैं पसंद करके लाई थी और तुम। मैं क्या मम्मी जी, रुक क्यों गई? तभी वहां रश्मि आ जाती है। तुम तो अनाथ थी, समझी? वो तो आकाश भैया पता नहीं कहां से तुम्हें पसंद करके लाए और हमारे ऊपर थोप दिया। इंदु को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। फूट फूट कर रोने लगती है। इतने में अचानक उसकी माँ की रूह उसके सामने आ जाती है। इंदु, उठो बेटा।
मुझे बहुत बुरा भला कहते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम आकाश से बहुत प्यार करती हो, इसीलिए तो इंसानों की दुनिया में रह रही हो। मैं तो तुमसे हमेशा से कहती आई हूं कि चलो यहां से अपनी दुनिया में। हाँ माँ, पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो चलो मेरे साथ वापस हमारी अपनी दुनिया में इंदु। हाँ माँ, मैं आपके साथ ही जाना चाहती हूँ। तुमने सच में मन बना लिया है ना बेटा? हाँ माँ, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। इंदु अपनी माँ के साथ वापस जा ही रही होती है कि तभी उसे कुछ बुरा होने का एहसास होता है। 1 मिनट माँ, मुझे लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। इंदु भागते भागते बाहर आती है तो देखती है कि सासू माँ सीढ़ियों से उतर रही होती है और उनका पैर फिसलने ही वाला होता है। तभी इंदु बहुत तेज भागती है और आके सासू माँ को बचा लेती है, पर इसमें इंदु को चोट लग जाती है। मम्मी जी, आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं आई मम्मी जी? इंदु की ये बात सुनकर सासू माँ को एहसास होता है कि इंदु कितनी अच्छी है और उनका कितना ख्याल रखती है। खुद जख्मी होते हुए भी वो सास की परवाह कर रही है। बेटा, चोट तो तुझे आ गई और तू अभी भी मेरी परवाह कर रही है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अगर तू न होती तो न जाने क्या होता। नहीं नहीं मम्मी जी, जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं होगा। मुझे माफ कर देना बहू, मैंने हमेशा तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अरे नहीं मम्मी जी, प्लीज आप इस तरह माफी मत मांगिए। इंदु, इधर तो आओ बहू। जी मम्मी जी। ये लो तुम्हारे लिए। ये क्या है मम्मी जी? इंदु बॉक्स खोलती है तो उसमें सोने के कंगन होते हैं। मेरी फेवरेट बहू के लिए एक तोहफा। इंदु खुश हो जाती है और अपनी सास के गले लग जाती है। थैंक यू मम्मी जी। शिल्पा शहर की पढ़ी लिखी और होशियार लड़की है, जिसकी शादी उसके पापा के सालों पुराने वादे की वजह से गांव के विकास से हो जाती है। शिल्पा की सास पुराने ख्यालों की होती है। अरे शहर की हो, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन आए करोगी। घर के कुछ नियम है जो तुम्हें भी मानने पड़ेंगे। हाँ मम्मी, मुझे रीति रिवाज से कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे नियम जिनका कोई मतलब ना बने वो तो गलत है। हाय, देखो तो, अरे घर आए 1 दिन पूरा नहीं हुआ और सास से जुबान लड़ाना भी शुरू। नहीं हो, बहू हो, अपनी हद में रहना सीख लो। हाँ इतने में विकास भी वहां आ जाता है। माँ, मुझे लगता है शिल्पा को घर रहने की जगह दुकान चलना चाहिए। इसकी नई चीजों की समझ और सोच हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छी रहेगी। बेटे की बात सुनकर माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है। अच्छा, अरे बीवी के आते ही तेरे तो सुर बदल गए। अगर ये दुकान जाने लगी तो गांव में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? है लोग क्या कहेंगे? ये कहीं नहीं जाएंगी बस। हाँ माँ के आगे और कुछ बोले बिना विकास वहां से चला जाता है और सास शिल्पा को घर के कामों में लगा देती है। उसी रात विकास और शिल्पा साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। मम्मी ऐसा क्यों सोचती हैं कि औरतें कुछ नहीं कर सकती और उन्हें लोगों की इतनी चिंता क्यों है? पापा की डेथ के बाद माँ ने दुकान संभालने की कोशिश की थी, पर लोगों ने उल्टी सीधी बातें सुनाकर उनका आत्मविश्वास इतना गिरा दिया कि वो कुछ कर ही नहीं पाई और सोचने लगी कि शायद औरतें ये सब कर ही नहीं सकती, इसलिए उनसे भी नहीं हुआ। लोगों की यही तो दिक्कत है, उन्हें अपने से ज्यादा दूसरे की जिंदगी में स्वाद आता है। वैसे लोग जिनसे डरते हैं ना, उन्हें ही तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप फिक्र मत करो, मम्मी की सोच बदलने का तरीका है मेरे पास। और अगले ही दिन से शिल्पा अपनी सास की सोच बदलने और लोग क्या कहेंगे के डर को खत्म करने की जद्दोजहद में जुट जाती है। मम्मी आपको पता है, गीता बबीता
अरे जिनके ऊपर दंगल फिल्म भी बनी है। मैं फिल्म बिल में नहीं देखती। हाँ, वो हरियाणा की लड़कियां हैं, दोनों रेसलर हैं। उन्होंने जब ये शुरू किया था ना, तो लोगों ने बहुत बातें बनाई, बुरा भला बोला, मजाक भी बनाया, लेकिन उन्होंने ना किसी की सुनी, ना अपने ऊपर से विश्वास खोया और ना ही हार मानी। और देखो आज किस मुकाम पर है। अरे तो ये सब मुझे क्यों सुना रही है? हाँ, नहीं नहीं, बस ऐसे ही, हमें अपने आसपास की खबरें तो रखनी चाहिए ना। ऐसा कहकर शिल्पा अपनी सास को सोच में डालकर वहां से चली जाती है। अब शिल्पा हर दिन दुनिया के अगेंस्ट अपनी हिम्मत से सक्सेसफुल बनने वाली लड़कियों की कहानी अपनी सास को सुनाने लगती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। और माँ, आजकल बहुत चुप चुप रहती हो, सब ठीक तो है ना? बस कुछ सोचती रहती हैं, इसीलिए ज्यादा बोल नहीं पाती। ऐसा क्यों हुआ माँ, कोई दिक्कत है क्या? अरे तेरी पत्नी ही दिक्कत है। है? मैंने क्या किया? अरे रोज मुझे कुछ समझाने के मकसद से एक नई कहानी सुनाती है, पर खुद नहीं जानती कि मुझे सब पहले से पता है। हाँ, तो फिर दिक्कत क्या है माँ? लोग क्या कहेंगे? अरे उनका तो काम ही है कुछ ना कुछ कहना। आप ये सोचो कि उन्हें नजरअंदाज करके हम साथ मिलकर किस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। बेटे और बहू की बातों से सोच में पड़ी माँ वहां से चली जाती है। अगली सुबह सबसे पहले तैयार सास आवाज लगाकर बेटी और बहू को बुलाने लगती है। अरे कहाँ सोते पड़े हो दोनों? किसी को घर में कोई काम नहीं है का? हाँ, सास की आवाज सुन शिल्पा भागती हुई कमरे से बाहर निकल आती है, जिसके पीछे विकास भी बाहर आ जाता है। मम्मी, आप इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? अरे किसी नई शुरुआत से पहले भगवान का आशीर्वाद बनता है या नहीं? मैं सीधा दुकान जाऊंगी, तुम काम निपटा कर आ जाना है। सास की बात सुन शिल्पा और विकास खुशी से फूले नहीं समाते। ये हुई ना मेरी माँ वाली बात। पूरा परिवार मिलकर दुकान पर काम करने लगता है, जिसमें विकास और उसकी माँ दुकान संभालते हैं, तो शिल्पा काम को ऑनलाइन डाल शहर और इंटरनेट का काम संभालने लगती है, जिसे देख गांव में लोगों के बीच गॉसिप शुरू होते देर नहीं लगती। और क्या विकास भाई, अकेले काम संभल नहीं रहा था तो नौकर रख लेते, और तो को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? इन्हें घर में जो काम बोलो वो तो सही से करती नहीं, यहाँ आकर तो तुम्हें डुबा ही देंगी। अरे भाई साहब, अगर आपके घर की औरतें सही से काम नहीं करती ना, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ आपकी पंचायत के लिए किसी के पास समय नहीं है। हाँ, करारा जवाब सुन बातें सुनाने आए लोग मुंह लचकाए उल्टे पैर वापस चले जाते हैं। वाह मम्मी, ये तो अब दोबारा कभी भूल कर भी यहाँ नहीं आएंगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अरे बहुत हुआ, हाँ काम पर लगो चलो। तीनों आपस में काम बांटकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। इसी तरह दिनों के साथ महीने बीतते हैं, जिसमें शिल्पा की पढ़ाई, विकास की मार्केट स्किल और सास की फाइनेंशियल मैनेजमेंट से उनकी दुकान बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस बन जाता है, जो गांव के साथ साथ शहर में भी अच्छा खासा मशहूर हो जाता है। अरे सच ही कहते थे तुम दोनों, लोगों का तो काम ही होता है कहना। अब हमें सुनना है या नजरअंदाज करना है वो तो हमारे ऊपर है। हाँ, आपकी शुरुआत में गालियां और आसमान छूने पर तालियां, ऐसे लोगों का तो काम ही है पलटना। इनकी बातों से हमें कभी अपनी राह बदलनी नहीं चाहिए, बल्कि अगर बातें बन रही है तो समझ जाओ कि रास्ता सही है। जादू टोना जैसी चीजें खतरनाक है, लेकिन जब उनका प्रयोग एक बहू के हाथों होता है तो वो कितनी मजेदार हो जाती है, खुद देखिए। रामगढ़ गांव में सुधा रहती थी। सुधा की सास उससे बड़ा काम कराती, तो पति ऐसा जो ना कभी घुमाने ले जाता और ना ही कभी कोई तोहफा लाता। बेचारी इस बात से हमेशा दुखी रहती, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी बदल जाती है। अरे सुधा, सारा दिन न जाने क्या क्या सपने देखती रहती है। जाकर कुछ बढ़िया सा खाना बना कर ले आ। सपना ना देखो तो क्या करूं, मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसे घर में शादी हो गई।
इससे अच्छा तो माँ जी कोई फुल टाइम मेड ही रख लेते। ओहो, बढ़िया ही फुल टाइम मेड रखने वाली। मेरे बेटे के लिए तो विलायत से रिश्ते आ रहे थे। वो तो तेरे पापा ने तेरी इतनी झूठी तारीफ कर दी कि हमारा तो मन ही पिघल गया। अच्छा, विदेश से रिश्ते? वाह माँ जी वाह। अरे भगवान से तो डरिए, विलायती बहू लाकर क्या गाय का गोबर लिपवाती। बहू बहू होती है, ना वो देशी होती है ना विलायती। बहू का काम सिर्फ सास की सेवा और घर का काम होता है। और सुन, तुझे मैं क्यों बताऊं कि मैं क्या करती? जा जाकर घर का काम कर। सुधा मन महसूस कर वहां से चली जाती है। शाम को सुधा का पति जल्दी घर आता है, जिसे देख सुधा खुश हो जाती है। जी आ गए आप? जरूर मुझे कहीं घुमाने ले जाने का प्लान होगा आपका। सब समझती हूँ मैं। अरे नहीं भाग्यवान, घूमना क्या है, बस आज जल्दी बस मिल गई तो घर जल्दी पहुंच गया। अच्छा सुनो, जरा आज शाम की चाय के साथ पकोड़े भी तल लेना, बड़ा मन कर रहा है। सुधा पति की बात सुनकर पैर पटकती हुई किचन में चली जाती है। वो काम करते करते खिड़की के बाहर देखती है कि तभी उसे एक चमकीली सी कॉपी दिखाई देती है। वो खिड़की से उस कॉपी को उठा लेती है और उसे खोल कर देखती है तो उसमें सुनहरे अक्षरों में लिखा होता है, जादुई किताब, इस पर जो लिखो वो सच होता है। सुधा उस किताब को देखकर खुश हो जाती है और जल्दी से पास रखी पेंसिल उठाकर उसमें लिख देती है, मेरी सास सारा काम कर दे। तभी उसकी सास किचन में आ जाती है और कहती है, अरे बहू, सारा सारा दिन लगी रहती है काम में, अब जा जाकर आराम कर ले, मैं तेरे लिए चाय और गर्मा गर्म पकोड़े लेकर आती हूँ। सुधा ये देखकर हैरान हो जाती है और कॉपी लेकर कमरे में आ जाती है। तभी वो देखती है कि उसका पति आराम से बैठकर किताब पढ़ रहा होता है। सुधा झट से कॉपी निकालकर उसमें लिखती है, मेरा पति मुझे घुमाने ले जाए। बस फिर क्या था, सुधा का पति किताब बगल में रख देता है और उससे कहता है, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए ना, चलो कल मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। सुधा ये सुनकर खुश हो जाती है कि तभी उसकी सास हाथ में चाय और पकोड़े लेकर खड़ी हो जाती है। चलो बहू कुछ खा लो, अरे किस्मत वाले हैं हम जो हमें तू मिली, वरना मेरे बेटे की शादी कहीं तय ही नहीं हो रही थी। कोई लड़की इस घर में शादी नहीं करना चाहती थी। ले बहू खा ले। अब तो सुधा की बल्ले बल्ले हो गई थी। सुधा की सास और पति बस उसके इशारों पर घूमते। एक दिन सुधा को सास का हार पसंद आ जाता है। वो सास से कहती है, माँ जी कितना खूबसूरत हार है, क्या ये हार आप मुझे दे देंगी? ओए होए, बढ़ियाई, मुझे दे देगी? अरे तेरी माँ ने दिया है ना मुझे, जो मैं तुझे दे दूं? मैं अपने एक भी गहने तुझे कभी नहीं दूंगी। तभी सुधा अपने कमरे में जाती है और कॉपी में लिख देती है, सास के सारे गहने मेरे हो जाए। अब क्या था, थोड़ी ही देर में सास एक संदूक लेकर उसके कमरे में आ जाती है। बहू ये ले। ये क्या है माँ जी? बेटा ये मेरे गहने हैं, अब मुझ बुढ़िया पर तो ये अच्छे नहीं लगते, तेरी तो उम्र है पहनने उड़ने की, ये ले गहने तू ही रख ले। तभी सुधा की नजर उस हार पर पड़ती है जो सासू माँ ने पहना है। और माँ जी ये हार जो आपके गले पर है? सास हार उतारते हुए कहती है, हाँ हाँ बहू ये भी ले ले। फिर कान के टापस उतारते हुए कहती है, ये ले बेटा तू ये भी ले ले। फिर एक एक कर वो अपने सारे पहने हुए गहने उतारने लगती है। ये भी ले ले बहू, ये भी ले ले। सुधा तो खुशी के मारे बौखला जाती है। हाँ हाँ लाइए 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 लाइए। तभी सुधा का पति उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है, अरे सुधा क्या हुआ, क्या लाइए लाइए कर रही हो? अरे जरा कढ़ाई में तो देख लो, सारे के सारे पकोड़े जल गए। तभी सुधा की सास भी उसके सामने आ जाती है। इस लड़की से तो एक काम ठीक से नहीं होता, दिन भर सपने ही देखती रहती है। तभी सुधा को होश आता है। वो खिड़की के बाहर देखती है जहां उसे कुछ दिखाई नहीं देता।
दरअसल जादुई वादुई कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक काल्पनिक सपना था जो सुधा अपनी जिंदगी से तंग आकर देख रही। अरे भाग्यवान, मेरे जूते कहाँ रखे हैं? मुझे बाहर जाने में देर हो रही है। तभी मालती कमरे में आती है। ये रहे आपकी जूते, मैं इन्हें साफ करने के लिए ले गई थी। अरे वाह, तुम कितनी समझदार हो, मेरे बिना कुछ कहे ही सारे काम कर देती हो। तभी मालती झिझकते हुए रमेश से कहती है, सुनिए जी, आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे नहीं नहीं, बेफिक्र होकर कहो। शादी से पहले मैं अपने मायके में नौकरी करती थी। मैं चाहती हूँ कि अब मैं फिर से नौकरी करना शुरू कर दूं। वैसे भी सारा दिन घर में बोर हो जाती हूँ। देखो मालती, तुम्हारे नौकरी करने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, हमारे खानदान में आज तक कभी किसी औरत ने नौकरी नहीं की। फिर भी एक बार तुम माँ से पूछ कर देखो, अगर वो तुम्हें नौकरी करने की इजाजत दे देती है तो अच्छी बात है। रमेश वहाँ से चला जाता है। फिर उसी शाम मालती अपनी सास के पैर दबा रही होती है। तभी उसकी सास मालती से कहती है, अरे क्या बात है बहू, आज तो ठीक तरह से मेरे पैर नहीं दबा रही, किसी ख्याल में खोई पड़ी है क्या? मैं भी तो जानूं आखिर बात क्या है। दरअसल वो माँ जी। अरे हाँ हाँ बोलो, इतना सोच क्यों रही हो? माँ जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं नौकरी करना चाहती हूँ। घर के काम करने के बाद मेरे पास काफी वक्त बच जाता है। मालती की ये बात सुनकर उसकी सास गुस्से में कहती है, अरे बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आज ये कैसी बहकी बातें कर रही है? भला हमारे खानदान में आज तक कभी किसी औरत ने नौकरी की है जो तू नौकरी करने की बात कर रही है, हैं? अरे बहू, तू क्या रिश्तेदारी में हमारी नाक कटाना चाहती है? जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग से नौकरी का भूत उतार दे, और अब जा, जल्दी से रसोई में जा, खाना बनाने का वक्त हो रहा है। मालती मन मार कर खाना पकाने के लिए रसोई घर में चली जाती है। अगले दिन, नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? अरे आओ आओ दिवाकर बेटा, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगाती हूँ। बहू, जरा एक कप चाय तो लेती आना। फिर दिवाकर एक फाइल खोलकर मालती की सास के सामने रख देता है। ये देखिए माँ जी, ये है पिछले महीने का हिसाब और ये रहे मुनाफे के रुपए। एक बार हिसाब देख लीजिए और इन कागजों पर अपने दस्तखत कर दीजिए। अरे दिवाकर बेटा, मैंने भला आज तक कभी तेरा हिसाब देखा है जो अब देखूंगी? ला बता, कहाँ दस्तखत करूं? तभी मालती चाय लेकर वहाँ आ जाती है और अपनी सास को बिना कागजातों को पढ़े इस तरह लापरवाही से दस्तखत करते हुए देखकर हैरान रह जाती है। अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ, फैक्ट्री में बहुत काम है। फिर दिवाकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद मालती बाजार में कुछ सामान खरीद रही होती है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसे आवाज देता है, अरे मालती बेटी, कैसी हो? मुझे पहचाना? मैं तुम्हारी कंपनी में मुनीम का काम करता हूँ। हाँ चाचा जी, मैं आपको बिल्कुल पहचानती हूँ। कहिए, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, कंपनी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, यहाँ तक कि हमें ठीक वक्त पर तनख्वाह भी नहीं मिलती। ये आप क्या कह रहे हैं? अब क्या बताऊं, आप लोग तो कभी हिसाब किताब देखने दफ्तर आते नहीं। मेरी मानो तो एक बार आप लोग दफ्तर आकर सारा हिसाब किताब देख लो, आपको असलियत पता चल जाएगी। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। फिर वो बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मालती घर पहुंचकर अपनी सास को सारी बात बताती है। तभी वहाँ रमेश भी आ जाता है, लेकिन मालती की सास मालती की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। तभी रमेश कहता है, अरे माँ, बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता। जब मालती इतना कह रही है
तो हमें एक बार दफ्तर चलकर देख लेना चाहिए। वैसे भी हम लोग काफी दिन से अपने दफ्तर नहीं गए हैं। इस तरह किसी एक आदमी के भरोसे काम छोड़ना मुझे भी ठीक नहीं लगता। अगले दिन वे सभी अपने दफ्तर पहुंचते हैं और सीधे दिवाकर के कैबिन में जाते हैं। अचानक सबको एक साथ देखकर दिवाकर चौंक जाता है। अरे माँ जी, आप सब लोग अचानक यहाँ कैसे आ गए? अगर कुछ काम था तो मुझे एक फोन कर दिया होता, मैं आपके घर आ जाता। तभी मालती की सास कहती है, अरे दिवाकर बेटा, आज मैं हिसाब देखने दफ्तर आई हूँ, जरा मुझे पिछले 6 महीनों का हिसाब दिखाना तो बेटा। दिवाकर घबराते हुए हिसाब की फाइल मालती की सास को देता है। मालती की सास फाइल लेकर मालती को देती है और कहती है, ले बहू, देख ले हिसाब। मालती फाइल को बड़े गौर से देखती है और अगले ही पल उसे सारी गड़बड़ी समझ में आ जाती है। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुनीम चाचा बिल्कुल सही कह रहे थे। हमारी कंपनी में पिछले 6 महीनों में जितना मुनाफा हुआ है, हमें उसका आधा पैसा भी नहीं मिला। यूँ समझ लीजिए कि 1 रुपये में सिर्फ चवन्नी ही हमारे हाथों में आई है। मालती की बातें सुनकर मालती की सास गुस्से से दिवाकर को पूछती है, क्यों दिवाकर, मेरी बहू जो कह रही है वो सच है? दिवाकर समझ जाता है आज उसका भांडा फूट चुका है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। अरे वाह दिवाकर, तू तो एक नंबर का चोर निकला। इतने दिनों से मैं तुझ पर आंख बंद करके भरोसा करती रही और तू मुझे ही चुना लगाता रहा। अभी के अभी निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। दिवाकर वहाँ से भाग जाता है। मालती की सास मालती को शाबाशी देते हुए कहती है, बहू, आज मैं समझ गई कि पढ़ाई लिखाई हमारी जिंदगी में कितनी जरूरी है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली है। शिक्षा, पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल सही जगह करके हम दुनिया में बहुत कुछ बदल सकते हैं। कामचोर देवरानी। एक बार की बात है, सुषमा अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी मोहन नगर में रहती थी। उसकी 2 बहुएं थी, पल्लवी और शिवानी। एक दिन दोनों बहुएं रसोई में काम कर रही होती है कि तभी उनकी सास सुषमा उन्हें बुलाती है। अरे बहू, जरा इधर तो आना। शिवानी, जरा जाकर देखना सासू माँ क्या कह रही हैं। दीदी आप ही देख लो ना जाकर, आपको भी तो सुनाई दे रहा है। अरे मैं आटा गूंद रही हूँ ना, तुम चली जाओ। हाँ तो मैं भी तो सब्जी काट रही हूँ ना दीदी। अरे बहू, जल्दी आओ। ओह, ये तो जाएगी नहीं, मैं ही जाकर देखती हूँ कि क्या करना है। पल्लवी सुषमा के कमरे में जाती है। जी मम्मी जी, क्या हुआ? शाम को घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो तुम अच्छा सा खाना बना लेना बहू। ठीक है मम्मी जी, आप बता दीजिए क्या क्या बनाना है और कितने लोग आ रहे हैं। सुनील की मौसी जी और उनका पूरा परिवार आ रहा है। कुल मिलाकर 3 लोग और हमें मिलाकर हुए 9 लोग। तो अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दो। और हाँ, घर की सफाई भी कर देना, हाँ, अच्छे से। जी मम्मी जी, सब काम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। पल्लवी शिवानी को घर में मेहमान आने वाले हैं इसके बारे में बताती है। क्या 9 लोगों का खाना बनाना होगा, घर की सफाई करनी है? बाप रे, सासू माँ ने तो हमें घर की नौकरानी ही समझ कर रखा है। ऐसा नहीं बोलते शिवानी, हम इस घर की बहू हैं और घर के काम करना हमारा फर्ज है। दीदी तो है ही सासू माँ की चमची, जब देखो सासू माँ सासू माँ। मैं तो इतना सारा काम नहीं करने वाली। शिवानी कपड़े लेकर गमला साफ कर रही होती है और चक्कर आने का नाटक करने लगती है। मेरा सर चकरा रहा है। तभी वहां पल्लवी और सासू माँ जाते हैं। अरे बहू, क्या हो गया तुम्हें? मम्मी जी, बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है। तुम एक काम करो शिवानी, आराम कर लो। नहीं नहीं दीदी, घर में मेहमान आने वाले हैं,
मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। अरे कोई बात नहीं शिवानी, तुम आराम कर लो, मैं सब काम कर लूंगी। ठीक है दीदी, अगर आप इतना कह रही हैं तो आराम कर लेती हूँ। शिवानी आराम से अपने कमरे में मैगजीन पढ़ रही होती है। इसे कहते हैं आराम की जिंदगी। इतना सारा काम। चलो सारा काम खत्म हो गया, शिवानी को देख आती हूँ। शिवानी अपने कमरे में ईयरफोन में गाने सुनते सुनते सो जाती है और उसके साइड में मैगजीन भी रखी होती है। पल्लवी वहां आ जाती है और वो सब देखती है। ओहो, तो मतलब सब काम चोरी का बहाना था। अभी बताती हूँ इसको। घर का सारा काम मुझे करना पड़ा और ये महारानी यहाँ मैगजीन पढ़ रही है, गाने सुन रही है। पल्लवी रसोई से एक प्लेट और चम्मच लेकर आती है और शिवानी को थाली बजाकर उठाने लगती है। शिवानी अचानक से उठती है। उठ गई महारानी, गाने भी सुन लिए, मैगजीन भी पढ़ ली। तुम तो बहुत बड़ी झूठी निकली शिवानी। तुमने सर दर्द का बहाना बनाया ताकि काम करने से बच सको। हाँ, बनाया बहाना। तो क्या करती, इतने सारे काम करती। मुझे कोई शौक नहीं है चापलूसी का। क्या चापलूसी? तुम्हें लगता है कि मैं सारे काम चापलूसी के लिए कर रही हूँ? और नहीं तो क्या। तभी वहां सासू माँ आ जाती हैं। अरे बहू, वो लोग बस आने ही वाले हैं, तुम तैयारियां कर लो। जी सासू माँ, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। सब खाना खाने बैठते हैं और खाना शुरू करते हैं। तभी सुनील की मौसी बोलती है। वाह भाई वाह, खाना तो बहुत ही अच्छा बना है सुषमा जी। एक एक चीज में क्या स्वाद है। ये सुनकर शिवानी मुंह बना लेती है। उसे अपनी जेठानी की इतनी तारीफ रास नहीं आती। आपकी बहुएं तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ, बनाती तो दोनों ही अच्छा है, पर आज ना ये सारा खाना बड़ी बहू ने बनाया है। छोटी बहू की तबीयत ठीक नहीं थी, सो इसलिए। मानना पड़ेगा सुषमा जी, आपकी बड़ी बहू तो बहुत ही गुणवान है। पल्लवी की तारीफ सुनकर शिवानी को जलन होती है। पल्लवी ये सुनकर खुश हो जाती है और शिवानी की तरफ देखकर उसे चिढ़ाती है। कुछ देर बाद मेहमानों के जाने का वक्त हो जाता है। मौसी जी सबके लिए उपहार लाई होती है। वो सबको शगुन के पैसे देती हैं और अंत में पल्लवी के पास आती है। तुम्हारे लिए शगुन का लिफाफा तो है ही, पर बहू तुम्हें एक और उपहार भी मिलेगा इतना अच्छा खाना बनाने के लिए। मौसी अपने सोने के कंगन निकालकर पल्लवी को पहना देती है। ये लो, ये मेरे मनपसंद कंगन है, अब से ये तुम्हारे हुए। धन्यवाद मौसी जी। ये देखकर शिवानी तो पूरी तरह से जल जाती है और गुस्से से रसोई में चली जाती है। तभी वहां पल्लवी आ जाती है और उसे अपने कंगन दिखाने लगती है। देवरानी जी, अब आपका सर दर्द ठीक तो है ना? मुझे लगता है कि अब सर दर्द शुरू हो गया होगा आपका।